जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपनी डेली करंट अफेयर्स की क्लास में। मैं हूं आप सभी का राजा गुप्ता और प्यारे साथियों, आज हम यहां पे 12 अक्टूबर 2024 के इंपॉर्टेंट डेली करंट अफेयर्स को डिटेल से पढ़ने वाले हैं। आज जो आप क्लास नंबर देख रहे हैं 1043 नंबर की क्लास देख रहे हैं। लगातार आपको 1043 दिनों से मैं आपको करंट अफेयर्स पढ़ा रहा हूं। इसमें आपको स्टैटिक जीके मिलेगा, आपको हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में क्लास मिलेगी, करंट अफेयर्स का पूरा भंडार मिलेगा भारत के सभी एग्जाम्स के लिए। दोस्तों आइए स्टार्ट करते हैं अपने सेशन को। दोस्तों आज दशहरा है और आप सभी को दशहरा की बहुत सारी शुभकामनाएं। भीतर के रावण को जो आग खुद लगाएंगे, भीतर के रावण को जो आग खुद लगाएंगे, सही मायने में वही दशहरा मनाएंगे, सही मायने में वही दशहरा मनाएंगे। अब हमारे अंदर कौन सा रावण है? हमारे अंदर बुराई का रावण है, हमारे अंदर ऐसा रावण है जो कंसिस्टेंसी के साथ काम नहीं करता, हमारे अंदर ऐसा रावण जो हमेशा भ्रमित रहता है, जो बार बार अपने मार्ग को बदलता है। तो ऐसे रावण को हमें खत्म करना है जो दूसरों की बुराई करता है। हमें हमेशा अपने मार्ग पथ पे लगातार चलते रहना है, रुकना नहीं है जब तक हमें अपना लक्ष्य प्राप्त नहीं हो जाता। तो दोस्तों इसी उद्देश्य के साथ आज के सेशन को हम स्टार्ट करते हैं और अपने अंदर सारे प्रकार के रावण को यहां पे हम जलाएंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं। आपका पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर यह दिख रहा है, राफेल नडाल ने संन्यास की घोषणा कर दी है। तो राफेल नडाल ने संन्यास से घोषणा करी, इनका संबंध किस खेल से, यह आपसे पूछा जा रहा है। तो फ्रेंड्स राफेल नडाल ने संन्यास की घोषणा करी है और इनका संबंध यहां पे टेनिस से है। बहुत बड़े टेनिस की प्लेयर हैं, स्पेन देश से बिलोंग करते हैं। याद रखिएगा, बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इनसे रिलेटेड अवश्य रूप से आपसे पूछे जाएंगे। तो अब मेरे पीछे राफेल नडाल को देख सकते हैं जिन्होंने रिटायरमेंट की घोषणा करी है, जो स्पेन के टेनिस प्लेयर हैं। दोस्तों इनका जो लास्ट मैच होगा वो डेविस कप होगा। डेविस कप में आपको देखने को मिलेंगे, डेविस कप जो कि टेनिस टूर्नामेंट है और इसमें टीम इवेंट होता है। तो डेविस कप में खेलते हुए आपको देखने को मिलेंगे। मैच जो होगा 19 से लेकर 24 नवंबर के बीच में होगा, मैलागा स्पेन में होगा डेविस कप का फाइनल। और दोस्तों इन्हें बहुत सारे उपनामों से भी जाना जाता है क्योंकि ये स्टार खिलाड़ी रहे। इनको किंग ऑफ क्ले कहा जाता है, इनको राफा कहा जाता है, तो इन नामों से इनको यहां पे जाना भी जाता है। नडाल ने क्ले कोर्ट पर खेले जाने वाले जो फ्रेंच ओपन है उसमें ये मास्टर खिलाड़ी थे। देखिए मैं आपको कई बार बता चुका हूं, मैं क्लास में आपको याद भी करवा चुका हूं कि हमारे साल में 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं। सबसे पहला ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है, दूसरा फ्रेंच ओपन होता है, तीसरा विंबलडन, चौथा होता है यूएस ओपन। तो जो ऑस्ट्रेलियन ओपन और यूएस ओपन है दोनों हार्ड कोर्ट में खेले जाते हैं। हार्ड कोर्ट मतलब बहुत ही, जो आपने अगर एक बार सर्च करिएगा तो हार्ड कोर्ट में बहुत सख्त उसे बनाया जाता है। और वहीं पे फ्रेंच ओपन जो है क्ले कोर्ट, मिट्टी वाले कोर्ट में खेला जाता है। वहीं पे अगर आपसे पूछूं विंबलडन ओपन तो वो ग्रास कोर्ट पे खेला जाता है। अगर आपसे मैं पूछूं कि सबसे ज्यादा फ्रेंच ओपन किसने जीता है तो आप बताएंगे राफेल नडाल ने जीता है, जिन्होंने 14 यहां पे फ्रेंच ओपन जीते। कितने? 14 फ्रेंच ओपन जीते हैं, यह भी आपको याद रखना है। दोस्तों टोटल 22 ग्रैंड स्लैम जीते हैं इन्होंने अपनी पूरी करियर में। 14 इसमें से फ्रेंच ओपन है, 4 इसमें यूएस ओपन है, 2 विंबलडन ओपन है, 2 ऑस्ट्रेलियन ओपन है। ठीक है, वैसे सबसे ज्यादा ग्रैंड स्लैम जीतने का रिकॉर्ड नोवाक जोकोविच के पास है, जो कि सर्बिया के प्लेयर हैं। इसके अलावा 2008 में बीजिंग ओलंपिक हुआ था, वहां पर भी इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था। 2016 में रियो ओलंपिक्स हुआ था, उन्होंने मेंस डबल्स में गोल्ड मेडल जीता था। और साथियों 5 साल 2008, 2010, 13, 17 और 19 में ये वर्ल्ड के जो टॉप 1 रैंक में खिलाड़ी बने थे। तो इतनी सारी उपलब्धि आपको यहां पे इनके बारे में पता चल गई है। तो सबसे ज्यादा ग्रैंड स्लैम खिताब का जो रिकॉर्ड है वो नोवाक जोकोविच के पास है, जो कि सर्बिया के प्लेयर है। राफेल नडाल इनके पास 22 ग्रैंड स्लैम है। रोजर फेडरर ये स्विट्जरलैंड के प्लेयर, इनके पास 20 ग्रैंड स्लैम है। तो यहां पे टॉप 3 आपको ग्रैंड स्लैम खिताब वालों के बारे में पता चल रहा है। इसके अलावा गोल्डन स्लैम क्या होता है? तो मैंने आपको रिसेंट में बताया था कि नोवाक जोकोविच जो है गोल्डन स्लैम जीतने वाले खिलाड़ी बन चुके हैं, 2024 में जीता था। तो गोल्डन स्लैम उसको कहते हैं जिसने क्या किया हो, जिसने 4 ग्रैंड स्लैम जीते, उसके साथ साथ ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता हो, उसे गोल्डन स्लैम कहा जाता है। तो 1996 में आंद्रे अगासी और 2008 में राफेल नडाल ने गोल्डन स्लैम यहां पे जीता था। अब आइए बढ़ते हैं दूसरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ जो आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है। सेकेंड क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर,
टाटा ट्रस्ट के चेयरमैन कौन बने हैं? तो टाटा ट्रस्ट के नए चेयरमैन बने हैं दोस्तों नोएल टाटा। देखिए जो रतन टाटा हैं उनके सौतेले भाई हैं नोएल टाटा, और ये टाटा ट्रस्ट के चेयरमैन बनाए गए हैं। आप सभी को पता है कि हमारे बीच में महान शख्सियत रतन नवल टाटा अब हमारे बीच में नहीं रहे। अब उस जगह को भरने के लिए इनके सौतेले भाई, यहां पर मेरे पीछे आप नोएल टाटा देख रहे हैं, इनको टाटा ट्रस्ट का अध्यक्ष बनाया गया है। तो नोएल टाटा पहले से ही सर दोराबजी टाटा ट्रस्ट और रतन टाटा ट्रस्ट के ट्रस्टी हैं ये, ठीक है। तो आप याद रखिएगा नोएल टाटा ऑलरेडी यहां पे सर दोराबजी टाटा ट्रस्ट और रतन टाटा ट्रस्ट के ट्रस्टी मेंबर हैं। अब ये यहां पे बन गए हैं अध्यक्ष, अब ये चेयरमैन बना दिए गए हैं। तो दोस्तों यहां पर जो टाटा ट्रस्ट है इसकी स्थापना कब हुई थी? 1919 में टाटा ट्रस्ट की स्थापना हुई थी। सबसे बड़ा आपको पता है पूरे भारत में फिलैंथ्रोपी ग्रुप है, सबसे बड़ा कारोबारी ग्रुप है टाटा ट्रस्ट। यहां पे मिलकर के काम करते हैं, इनके बहुत सारी कंपनीज हैं, 100 से ज्यादा यहां पे टाटा ग्रुप की यहां पे कंपनीज हैं। टाटा ट्रस्ट जो है यहां पे बहुत सारी चीजों पे काम करता है, जैसे कि शासन, स्वास्थ्य, कला, संस्कृति के क्षेत्र में, एजुकेशन के क्षेत्र में और सामाजिक कार्यों के क्षेत्र में, ग्रामीण आजीविका के क्षेत्र में, इन सभी क्षेत्रों में टाटा ट्रस्ट यहां पे वर्क करता है। दोस्तों हम यहां पे नियुक्तियों की बात कर रहे थे, तो अभी रिसेंट में जितनी भी इंपॉर्टेंट नियुक्तियां हुई हैं, रिसेंट में जितने भी इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट हुए हैं उसको भी यहां पे रिवाइज कर लेते हैं। तो अभी 48 नंबर के आपके वाइस चीफ ऑफ एयर स्टाफ बने हैं, तो इनका नाम है सुजीत पुष्पाकर धरवाकर, जिन्हें हम क्या बोलते हैं? एसपी धारकर बोलते हैं, ठीक है, मैंने आपको पढ़ाया था। और अमरप्रीत सिंह जो है हमारे वायुसेना के अध्यक्ष बने हैं। फ्रांस में भारत के राजदूत बनाए गए संजीव कुमार सिंगला। जर्मनी में भारत के एम्बेसडर बनाए गए अजीत विनायक गुप्ते। कौन बनाए गए? अजीत विनायक गुप्ते बनाए गए। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के डायरेक्टर बनाए गए आलोक रंजन साहब। और उमर अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर के नए यहां पे मुख्यमंत्री बने हैं। हरियाणा के चीफ मिनिस्टर बने हैं नायाब सिंह नैनी, ठीक है, नायाब सिंह सैनी। तो आप इन सभी रिसेंट में अपॉइंटमेंट को जरूर याद रखिएगा। आइए देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 आप सभी की स्क्रीन पर। निहोन हिंदाक्यो किस देश का संगठन है जिससे शांति का नोबेल पुरस्कार 2024 यहां पे मिला है? तो दोस्तों निहान हिंदाक्यो ये जो है एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसको अभी कल रिसेंटली में नोबेल पीस प्राइज मिला है। दोस्तों नोबेल प्राइज का 5वां दिन है और नोबेल प्राइज के 5वें दिन में यहां पे शांति का नोबेल पुरस्कार जापान के संगठन को मिला है और इसका नाम क्या है? इसका नाम है निहोन हिदानक्यो। क्या नाम है? निहोन हिदानक्यो, ठीक है। तो जापान का ऑर्गेनाइजेशन है जिसको 2024 का पीस प्राइज मिला है। और क्यों मिला है? दोस्तों इन्होंने कैंपेन चलाया है पूरे दुनिया भर में, यह कहा है कि परमाणु हथियारों का इस्तेमाल हमें बंद करना चाहिए। परमाणु हथियार का खिलाफ इन्होंने पूरा दुनिया में कैंपेन चलाया इस ऑर्गेनाइजेशन ने, इस वजह से इनको शांति का नोबेल पुरस्कार दिया जा रहा है। तो इस ऑर्गेनाइजेशन में वो सभी लोग शामिल हैं जो वर्ल्ड वॉर सेकेंड के दौरान, आपको पता है न्यूक्लियर बॉम्ब फेंका गया था अमेरिका के द्वारा हिरोशिमा नागासाकी में, तो उनमें बहुत सारे लोग मर गए। जो लोग जीवित हैं उनको उस दर्द के बारे में पता है, तो ये दर्द दुनिया भर से वो शेयर करना चाहते हैं इस ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से कि न्यूक्लियर बॉम्ब आपके लिए कितना खतरनाक हो सकता है। तो यहां पे उन सभी जो जीवित बचे हुए व्यक्ति हैं वो इसमें शामिल हैं। यहां पर आप देखिए हिबाकुशा जो है, इन्हें हिबाकुशा के नाम से जाना जाता है, जापान में हिबाकुशा बोलते हैं। तो हिबाकुशा जो है दुनिया भर में अपने यहां पे पेन को शेयर करता है, अपने यादों को शेयर करता है, मेमोरी को, कि किस प्रकार से उन्होंने अपना दर्द झेला है सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान, जैसा मैंने आपको बताया। मेरे पीछे आप एक महिला देख रहे हैं जो कि ईरान की महिला पत्रकार और एक्टिविस्ट हैं। इनका नाम है नरगिस मोहम्मदी। इन्होंने नोबेल पीस प्राइज जीता था 2023 में। जब इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था तब ये जेल में बंद थी। ये महिलाओं की शिक्षा के लिए कार्य करती हैं और ये अभी भी जेल में है, ठीक है दोस्तों। यहां पर आप मलाला यूसुफजई देख रहे हैं। इन्होंने पाकिस्तान में शिक्षा को बढ़ाने के लिए काम किया, तब इनको गोलियों से भून दिया गया था, बाद में ये बच गई। उसके बाद इनको 2014 में नोबेल पुरस्कार मिला कैलाश सत्यार्थी जी के साथ। कैलाश सत्यार्थी जी भारतीय हैं और इन्होंने बचपन बचाओ आंदोलन के लिए काम किया है, बच्चों के अधिकारों के लिए काम किया है। 1979 में मदर टेरेसा को यहां पे शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था। तो शांति के क्षेत्र में यहां पे नोबेल पुरस्कार पहली बार मदर टेरेसा को मिला है। दोस्तों यहां पे आपके सामने 3 क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको डेफिनेटली कमेंट बॉक्स पे देना है।
पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? विश्व व्यापार संगठन का हेडक्वार्टर कहां पर है? भारत में रेशम का उत्पादन सबसे ज्यादा किस राज्य में किया जाता है? इन तीनों प्रश्नों का उत्तर आपको कमेंट बॉक्स पे देना है, ठीक है। आइए देखते हैं यहां पे चौथा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, फोर्थ क्वेश्चन। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2025-27 के कार्यकाल के लिए मानवाधिकार परिषद के लिए कितने सदस्यों को चुना है? हाउ मेनी मेंबर्स हैज यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली इलेक्टेड टू ह्यूमन राइट्स काउंसिल फॉर द टर्म 2025 टू 2027? तो दोस्तों यहां पे 18 यहां पे ऐसे राष्ट्र के जो है, राष्ट्र है, नेशन है, उनको यहां पे चुना गया है मानवाधिकार परिषद में, यानी ह्यूमन राइट्स काउंसिल में। ह्यूमन राइट काउंसिल क्या करता है? दुनिया भर में ह्यूमंस की राइट्स की रक्षा करता है, जो मानव के अधिकार है उनकी रक्षा करता है। तो ह्यूमन राइट काउंसिल में अभी इसमें 18 जो है सदस्य चुने गए हैं। 2025-27 का जो कार्यकाल है इसमें टोटल 47 मेंबर्स हैं। इसमें से 18 मेंबर्स का अभी वापस से चुनाव कर लिया गया और ये संयुक्त राष्ट्र महासभा आप देख सकते हैं। अभी आपको मैंने बहुत सारे अपडेट्स दिए थे कि सितंबर महीने में यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली यहां पे बैठती है, जहां पर दुनिया भर के देश यहां पर आते हैं और ग्लोबल मुद्दों को रखते हैं और यहां पर मीटिंग्स होती हैं, आपको बता दूं, हर सितंबर महीने में। तो इसमें बेनिन, बोलीविया, कोलंबिया, साइप्रस, कतर और थाईलैंड ऐसे 18 देश हैं जिन्होंने कल सीक्रेट यहां पे मतदान के द्वारा ये चुने गए। ये 18 देश हैं। अब सबको नाम आपको याद करना जरूरी नहीं है, पर आपको ये पता होना चाहिए कि इसमें टोटल कितने मेंबर्स हैं और ये कैसे काम करता है, कब इसका गठन हुआ है। तो देखिए, जो जितने भी यहाँ पे निर्वाचित किए गए, इलेक्ट किए गए हैं, वो नेक्स्ट ईयर से 1 जनवरी 2025 से 3 साल के कार्यकाल के लिए ये काम करेंगे, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल है क्या, ठीक है। तो यह एक प्रकार की इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है, एक दूसरे से जुड़ी हुई है, जो ह्यूमन के राइट्स के लिए काम करती है। दोस्तों 10 दिसंबर को मनाया जाता है वर्ल्ड ह्यूमन राइट्स डे, विश्व मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर को सेलिब्रेट किया जाता है, अभी आने वाला है। 15 मार्च 2006 को मानवाधिकार परिषद की यहां पे स्थापना की गई। टोटल 47 मेंबर्स हैं। अभी नया मेंबर्स यहां पे 18 मेंबर्स को जोड़ा गया है। इसका हेडक्वार्टर आपको स्विट्जरलैंड में देखने को मिलेगा। तो मानवाधिकार परिषद का मकसद है कि सभी के जो फंडामेंटल राइट्स हैं, सभी के जो अधिकार हैं, उनकी रक्षा करना। और यहां पर उमर, यहां पर देखिए उमर जो है जिनेवार, यहां पर मेरे पीछे आप देख सकते हैं, तो इनको प्रेजेंट में इसका प्रेसिडेंट चेयरमैन बनाया गया है। दोस्तों यहां पे स्टडी कर एप्लीकेशन के बारे में मैं आपको थोड़ा बता दूं, आपकी रैंकिंग बता दूं, फिर मैं आगे बढ़ता हूं, ठीक है। तो प्यारे दोस्तों, डेली करंट अफेयर्स की पीडीएफ आपको यहां पे स्टडी कर पे मिल जाती है। आप ई बुक्स में जाना, टेस्ट सीरीज में जाना, टेस्ट पास में जाना, तो यहां पे क्या क्या बेनिफिट मिलेगा। तो ई बुक्स में जितने भी नए छात्र हैं, हर महीने उनको मंथली करंट अफेयर्स की मासिक पत्रिका मिलती है, हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में। टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स, मैराथन क्लास, ईयरली, हाफ ईयरली पीडीएफ जो अब है आपको यहीं पे मिलती है। जीके जीएस की सभी विषयों की ई बुक्स हैं, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, आप यहां से डाउनलोड कर सकते हैं। जनवरी से लेकर सितंबर तक 9 महीने की ई बुक्स आपको ईयरली, हाफ ईयरली में ही मिलेगी, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज में आप जाएंगे तो वहां पे आपका रेगुलर टेस्ट होता है। आप टेस्ट में आप देखो यहाँ पे 10 अक्टूबर, एक दिन हम पीछे चल रहे हैं। मैंने आपको बताया कि हमारे जो जहाँ पे जो टीम के सदस्य हैं उनको टाइफाइड हो गया है और साथ ही साथ चिकन पॉक्स भी हो गया है, तो लगभग रिकवर कर जाएंगे और आज वो सही हो जाएंगे। तो एक दिन हम पीछे चल रहे हैं और स्टैटिक जीके का जो बुक का टेस्ट हो रहा है वो अभी भी स्टॉप है, वो संभवतः कल से स्टार्ट हो जाए। अभिषेक सिंह ने टॉप किया है, स्टडी नाउ सपना पटेल, हरीश कुमार, विक्रांत, संध्या, सीमा और बिक्की कुमार, वीके दुबे, आप सभी ने टॉप किया है। मैं आपको बार बार बताता हूं कि ये रैंकिंग पूरे दिन की रैंकिंग होती है। जब आप टेस्ट देते हो तो हो सकता है कि उसमें से आपकी रैंक फर्स्ट आए, आपको फर्स्ट रैंक दिखे, लेकिन वो 100 या 50 या 200 बच्चों में आपकी रैंकिंग है। जो रात को टेस्ट देते हैं, रात जब हो जाती है, दिन भर टेस्ट दिया जाता है, तो जो उसमें टॉप परफॉर्म करता है उसकी रैंक ऊपर आ जाती है। सॉफ्टवेयर यहाँ पे रिजल्ट को बनाता है। दोस्तों यहाँ पे मंथली करंट अफेयर्स 2024 का आप हर महीने का 240 प्रश्नों का टेस्ट कर सकते हैं, रिवीजन भी कर सकते हैं। ये टेस्ट पास है जहां पर आपको भारत के सब एग्जाम्स के आपको यहाँ पे टेस्ट पेपर्स देखने को मिलेंगे, 1 साल की वैलिडिटी के साथ 3000 प्लस टेस्ट। राजा गुप्ता करंट अफेयर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहें। और दोस्तों मैं आपको एक बात बता दूं कि
आज दशहरा है और दशहरा के अवसर पर स्टैटिक जीके बुक पर आपको डिस्काउंट दिया गया है। आप इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे, कमेंट बॉक्स पे दी गई है। स्टैटिक जीके बुक जिसमें 81 टॉपिक्स हैं, आप इसे डाउनलोड, आप इसे घर तक मंगवा सकते हैं और वेबसाइट से आप ऑर्डर कर सकते हैं। अभी इसमें 20% का आज ऑफ है। जय श्री राम इसका कोड, JAISHRIRAM, जय श्री राम। इस कोड को लगाएंगे तो आपको 20% फ्लैट डिस्काउंट मिलेगा। ठीक है, आइए देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 आप सभी की स्क्रीन पर। 5वां प्रश्न, कैमूर टाइगर रिजर्व की स्थापना हाल ही में किस राज्य में की जाएगी? कैमूर टाइगर रिजर्व विल बी सेटअप इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट? तो प्यारे दोस्तों, कैमूर टाइगर रिजर्व बिहार में स्थापित किया जाएगा। देखिए, बिहार का दूसरा टाइगर रिजर्व है कैमूर टाइगर रिजर्व। आप यहां पर देख सकते हैं, तो साउथ बिहार में आपको कैमूर वन्यजीव अभयारण्य देखने को मिलेगा, जो बिहार का दूसरा टाइगर रिजर्व यहां पर डेवलप किया जाएगा। और केंद्र सरकार ने इसको अभी रिसेंटली में अप्रूवल दे दिया है पूरी तरीके से कि हां, आप यहां पे साउथ बिहार में कैमूर वन्यजीव अभयारण्य बना सकते हैं। आपको मैं बता दूं कि बिहार में वाल्मीकि टाइगर रिजर्व है, उसके बाद एक और नया टाइगर रिजर्व बनाया जा रहा है जिसका नाम है कैमूर टाइगर रिजर्व। तो कैमूर वन्यजीव अभयारण्य जो है कहां पर है? बिहार में आपको कैमूर डिस्ट्रिक्ट देखने को मिलेगा और वहां पे आपको रोहतास डिस्ट्रिक्ट देखने को मिलेगा। वहां पे फैला हुआ है कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। कहां पे फैला हुआ है? ये जगह है, आपको याद रखना, रोहतास डिस्ट्रिक्ट और यहां पे कैमूर डिस्ट्रिक्ट। दोस्तों, राज्य का सबसे बड़ा जो अभयारण्य है वो यहां पर आप देख सकते हैं 1979 में ये स्थापित किया गया था। लार्जेस्ट सेंचुरी है और वाल्मीकि टाइगर रिजर्व। इसका क्षेत्रफल 1342 किलोमीटर स्क्वायर है। दोस्तों, अब यहां पे हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताते हैं टाइगर रिजर्व से रिलेटेड। तो मैं आपको बता दूं कि पूरे भारत में टोटल 55 टाइगर रिजर्व आपको देखने को मिलेंगे, 55 टाइगर रिजर्व। और सबसे जो नया टाइगर रिजर्व राजस्थान में देखने को मिलेगा और जगह का नाम है धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व। ठीक है, याद रखना, धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व। रिसेंटली में 2023 में इसको टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है। देखिए, भारत का सबसे पहला टाइगर रिजर्व उत्तराखंड में बना, जो कि है जिम कॉर्बेट। ठीक है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क आप नाम जानते हैं। तो 1 अप्रैल 1973 को टाइगर रिजर्व घोषित किया गया। भारत में टाइगर्स को बचाने के लिए टाइगर रिजर्व बनाए गए हैं, स्पेशली टाइगर रिजर्व बनाए गए हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि भारत में कौन सा ऐसा टाइगर रिजर्व है जो सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है, तो आप बताएंगे नागार्जुना सागर श्रीशैलम, जो कि आंध्र प्रदेश में है। सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व आपको देखने को मिलेगा। सबसे छोटा टाइगर रिजर्व आपको महाराष्ट्र में देखने को मिलेगा, जो कि पेंच टाइगर रिजर्व है। महाराष्ट्र और एमपी के बॉर्डर में आपको देखने को मिलेगा। एक प्रश्न पूछा जाता है कि भारत में टाइगर मैन ऑफ इंडिया किसे कहते हैं? तो कैलाश सांखला, जिन्होंने टाइगर्स को बचाने के लिए बहुत सारे प्रोजेक्ट, बहुत सारे स्कीम्स लॉन्च किए, अपना पूरा जीवन टाइगर्स के लिए समर्पित किया। और दोस्तों, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि टाइगर प्रोजेक्ट कब से स्टार्ट हुआ? ये ईयर आपको याद रखना है। 1973 में टाइगर प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया। हर साल हम विश्व टाइगर दिवस भी बनाते 29 जुलाई को। भारत में एक स्पेशल बॉडी बनाई गई है जो टाइगर्स को बचाने का काम करती है। इसे हम कहते हैं NTCA, यानी कि नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। तो इसके द्वारा किसी भी टाइगर रिजर्व को अप्रूवल दिया जाता है। भारत में जो टाइगर्स की पॉपुलेशन कैलकुलेट की जाती है, अभी सबसे ज्यादा आपको टाइगर एमपी में देखने को मिलेंगे, सेकंड नंबर पे कर्नाटक में। पूरी दुनिया में भारत में सबसे ज्यादा टाइगर है, आपको बता दूं। ठीक है, अब दोस्तों, आज की नॉलेज की फैक्ट्री में मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट कमिटीज बताऊंगा। डेफिनेटली एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा, वो कमिटीज ने कुछ स्पेशल काम किया है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि एसके धर कमिटी, इन्होंने क्या काम किया है, तो आप बताएंगे भाषाई प्रांत आयोग का सुझाव दिया 1948 में। जेवीबीपी कमिटी, यानी जिसे हम कहते हैं जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पटाभी सीतारामैया। तो राज्यों का रीऑर्गेनाइजेशन क्या भाषा के आधार पर हो सकता है कि नहीं, इसके लिए कमिटी गठित हुई थी 1948 में। फजल अली कमिटी 1953 में राज्यों के पुनर्गठन के लिए। बलवंत राय मेहता कमेटी जो थी पंचायती राज संबंधित कमेटी थी। और 3 लेवल जो है आपको पता है, 3 लेवल हमारे यहां पंचायती राज व्यवस्था है। बलवंत राय मेहता जी ने सुझाव दिया था। सरदार स्वर्ण सिंह समिति जो है 1976 में एस्टेब्लिश की गई फंडामेंटल ड्यूटीज के लिए। और हमने फंडामेंटल ड्यूटीज कहां से कॉपी किया है? हमने फंडामेंटल ड्यूटीज कहां से लिया है? रशिया से लिया है। ठीक है,
ओके, तो पंचायती राज संबंधित यहां पे प्रावधान एल एम सिंघवी ने दिया था 1986 में। क्वेश्चन नंबर 6 आप सभी की स्क्रीन पर, आइए देखते हैं। आसियान शिखर सम्मेलन 2024 किस देश में आयोजित किया गया है? तो दोस्तों अभी मैंने आपको बताया भी था कि कल देश के प्रधानमंत्री आसियान की तरफ गए, मतलब यहां पे लाओस जा रहे हैं, और लाओस में अभी यहां पे देखिए आपको याद रखना है आसियान का यहां पे शिखर सम्मेलन हो रहा है। तो 44 नंबर का और 45 नंबर का जो यहां पे समिट है, इसका आयोजन लाओस के वियंतियाने जगह पर हो रहा है। क्या है? वियंतियाने जगह पर ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। 2024 की थीम है आसियान कनेक्टिविटी और लचीलापन बढ़ाना। ठीक है, ये इसकी थीम है। दोस्तों लाओस के जो प्रेसिडेंट है इनका नाम है थोंगलोन सिसोलिथ। ठीक है, क्या नाम है? थोंगलोन सिसोलिथ। तो ये सम्मेलन में इन्होंने संबोधित किया है, लाओस के प्रेसिडेंट है। भारत के प्राइम मिनिस्टर मोदी जी भी यहां पर गए। और 21वां नंबर का जो आसियान भारत शिखर सम्मेलन है, देखिए भारत जो है आसियान का मेंबर नहीं है, ये बात जरूर अपने दिमाग में डाल लीजिएगा। भारत यहां पे गया है आसियान भारत शिखर सम्मेलन में। भारत का अपना यहां पे पर्सनल इंटरेस्ट है, आसियान देशों का भी है, तो ये भारत यहां पे गया है, बट ये मेंबर नहीं है। 19 नंबर के पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में भी भाग ले रहा है, 19th ईस्ट एशिया समिट में भी पार्टिसिपेट कर रहा है। तो आसियान के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया था कि आसियान का फुल फॉर्म होता है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। 1967 में इसको एस्टेब्लिश किया गया था। इसके जो संस्थापक मेंबर रहे हैं मलेशिया, इंडोनेशिया, सिंगापुर, थाईलैंड और फिलीपींस रहे हैं। इसमें 10 सदस्य है। देखो तिमूर लेस्ते अभी पूरी तरीके से मेंबर नहीं बना है। ठीक है, तिमूर लेस्ते इसमें मेंबर नहीं है। टोटल इसमें 10 सदस्य हैं जो आसियान में शामिल है। ठीक है, अब यहां पर मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट सम्मेलन बता रहा हूं जो आपको एग्जाम में डेफिनेटली देखने को मिलेगा। तो G20 शिखर सम्मेलन कहां पर होगा? तो ब्राजील में G20 शिखर सम्मेलन ऑर्गेनाइज किया जाएगा। ठीक है, वर्ल्ड ग्रीन इकोनॉमी फोरम कहां पर हुआ? अभी हुआ दुबई में हुआ है। कहां पर हुआ है? दुबई में ऑर्गेनाइज किया गया। आयुष शिखर सम्मेलन कहां पर हुआ? भारत में हुआ, न्यू दिल्ली में हुआ है। क्वाड शिखर सम्मेलन इस साल कहां पर हुआ? तो अमेरिका में हुआ है। नेक्स्ट ईयर कहां पर होगा? भारत में ऑर्गेनाइज किया जाएगा। ठीक है, चलो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 आप सभी के स्क्रीन पर रहा। 7वां प्रश्न आपके स्क्रीन पर, पी वेणुगोपाल का 82 इयर्स की एज में निधन हो गया, वह कौन थे? तो पी वेणुगोपाल जो थे वो हार्ट सर्जन थे, हृदय शल्य चिकित्सक थे, जिनका अभी रिसेंट में निधन हुआ है 82 इयर्स में। तो आप मेरे पीछे देख सकते हैं एम्स के पहले पूर्व डायरेक्टर भी रह चुके हैं, कार्डियक सर्जन रह चुके हैं। पी वेणुगोपाल का 82 इयर्स की एज में डेथ हो गया है और इनका जन्म हुआ था मद्रास में 1942 में। ठीक है दोस्तों, इन्होंने सबसे पहला जो पेसमेकर है देश में वो लगाया। पेसमेकर जो है हमारे हार्ट में लगाया जाता है ताकि हमारे हार्ट की जो बीट है वो रेगुलर रहे, प्रॉपर रहे और उसमें लगातार हार्ट फंक्शन करता रहे। ठीक है, आर्टिफिशियल हार्ट है पेसमेकर। 1994 में देश का सबसे पहला यहां पर हृदय प्रत्यारोपण भी इन्होंने किया था, हार्ट ट्रांसप्लांट, यानी एक शरीर से दूसरे शरीर में किसी का हार्ट लगाना, इसे हार्ट ट्रांसप्लांट कहते हैं। बहुत सारी सर्जरीज करी पूरी अपने जीवन काल में, 50,000 से ज्यादा। इनको पद्म भूषण अवार्ड मिल चुका, भारत का तीसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान। पहला भारत रत्न है, दूसरा विभूषण है, तीसरा पद्म भूषण है, चौथा पद्मश्री है। तो 1998 में इनको पद्म भूषण से भी सम्मानित किया जा चुका है। 2014 में केंद्र सरकार ने लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी दिया है और इनकी पुस्तक का नाम है हार्टफेल्ट। क्या नाम है? हार्टफेल्ट। चलिए तो दोस्तों अभी रिसेंट में जिनका निधन हुआ आइए वहां पे जानते हैं। रतन टाटा जो कि बहुत बड़े बिजनेसमैन उद्योगपति थे, उनका निधन हो चुका है। सीपीआई मार्क्सवादी के महासचिव सीताराम येचुरी का निधन हो चुका है। नटवर सिंह पूर्व विदेश मंत्री थे जो हमारे बीच में नहीं रहे। यूट्यूब के सीईओ सुजान वोस्की का निधन हुआ है। लेबनान के पूर्व प्रधानमंत्री सलीम होस का डेथ हुआ है। बुद्धदेव भट्टाचार्य पश्चिम बंगाल के चीफ मिनिस्टर थे जिनका निधन हो चुका है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट निधन थे। क्वेश्चन नंबर 8 आप सभी के स्क्रीन पर रहा। भारतीय रेलवे वित्त निगम जिसे हम आईआरएफसी कहते हैं, यानी इंडियन रेल फाइनेंस कॉर्पोरेशन, इसका मैनेजिंग डायरेक्टर और यहां पे अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो इसका मैनेजिंग डायरेक्टर प्यारे साथियों मनोज कुमार दुबे को बनाया गया है। मनोज कुमार दुबे को आईआरएफसी का एमडी बनाया गया। तो मेरे पीछे आप मनोज कुमार दुबे देख सकते हैं। तो आईआरएफसी के चेयरमैन बने हैं और प्रबंध निदेशक बने हैं।
1993 बैच के भारतीय रेलवे लेखा सेवा अधिकारी रह चुके हैं मनोज कुमार। तो भारतीय रेलवे वित्त निगम है क्या, मैं आपको बताऊं तो ये हमारी रेलवे का एक फाइनेंस आर्म है, वित्त पोषण शाखा है। जो पैसा होता है ये पैसा फंड इकट्ठा करता है, देश दुनिया से फंड इकट्ठा करने का। अब देखो आप शेयर मार्केट में IRFC है तो इसके शेयर जो है अलॉट किए जाते हैं, IPO भी है। तो इस प्रकार से दुनिया भर से पैसा इकट्ठा करता है ताकि रेलवे आगे बढ़ सके। तो इसका हेडक्वार्टर जो है वो कहां पर है, न्यू दिल्ली में है। 1986 में इसकी स्थापना हुई है। तो रेलवे क्षेत्र की वित्तीय जरूरत को पूरा करने का काम करता है और धन जुटाने का काम करता है, पहले ही मैं आपको बताया हूं। तो रेल मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में आने वाला एक प्रकार से सार्वजनिक क्षेत्र का ये उद्यम है। अब देखिए वर्तमान में रेल मिनिस्टर कौन है, अश्विनी वैष्णव साहब हैं। रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष अभी रिसेंट में कौन बने, सतीश कुमार बने, पहले यहां पे दलित अध्यक्ष बने। रेलवे सुरक्षा बल के महानिदेशक कौन है, मनोज यादव है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 आप सभी की स्क्रीन पर। भारत सरकार ने हिज्ब उत तहरीर संगठन को एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन घोषित किया। इसका गठन कहां हुआ, इंडियन गवर्नमेंट हैज डिक्लेयर्ड हिज्ब उत तहरीर ऑर्गेनाइजेशन एज अ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, वेयर वाज इट फॉर्म। तो प्यारे दोस्तों यरूशलेम में ये बना था। कहां बना था, यरूशलेम आपको इजराइल में देखने को मिलेगा, इजराइल की कैपिटल यरूशलेम है। इजराइल इसकी घोषणा करता, हालांकि दुनिया भर के बहुत सारे देश इसको मान्यता नहीं देते हैं। तो हमारी होम मिनिस्ट्री ने बोला है कि एक पूरी पैन मतलब पूरी दुनिया भर में, देश भर में फैली हुई है एक इस्लामिक कट्टरपंथी ग्रुप है, इसका नाम है हिज्ब उत तहरीर। इन्होंने ऑफिशियल तौर पर बैन लगा दिया है और इसे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर किया, जो हमारे देश के लिए खतरा है। इन्होंने बताया, गृह मंत्रालय के जो गृह मंत्री हैं अमित शाह जी ने बताया कि ये जो ऑर्गेनाइजेशन है भोले भाले युवाओं को अपनी जाल में फंसाता है, उनको आतंकवादी बना देता है, उनको आतंकवादी की गतिविधियों में शामिल करवा देता है। तो यहां पर ये आतंकी एक्टिविटीज के लिए भी पैसा इकट्ठा करता है। तो इसलिए हमने इसको राष्ट्रीय सुरक्षा और संप्रभुता के खतरे की वजह से हमने इसको बैन कर दिया है। तो हिज्ब उत तहरीर की स्थापना कब हुई है, 1953 में यरूशलेम में की गई है। क्लियर है। चलिए आज का आखिरी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर आप सभी के स्क्रीन पर ये रहा। INS तलवार भारत ब्राजील दक्षिण अफ्रीका समुद्री IBSAMAR 8 समुद्री अभ्यास में शामिल होने के लिए ये कहां पे पहुंचा है, INS तलवार। तो इंडियन नेविगेशन शिप है जो भेजा गया है और इंडिया ब्राजील साउथ अफ्रीका मैरीटाइम यहां पे एक्सरसाइज हो रहा है। तो ये साउथ अफ्रीका भेजा गया है, दक्षिण अफ्रीका भेजा गया है। तो भारतीय नौसेना का जहाज है INS तलवार, जो कि यहां पे साउथ अफ्रीका में अभ्यास के लिए साइमन टाउन पहुंचा है। इसका उद्देश्य है इंटरऑपरेबिलिटी यानी अंतर संचालन को बढ़ाना, एक दूसरे देशों के बीच में सहयोग को बढ़ाना, ठीक है, ताकि रिश्ते भी अच्छे रहे और हमारी नेवी, हमारा जो नौसेना है वो आगे अच्छे से काम करे। तो साथियों यहां पे नौसैनिक अभ्यास है, ये इसका फुल फॉर्म तो मैंने आपको बता ही दिया है, भारत ब्राजील साउथ अफ्रीका, ठीक है। चलिए 2006 में इस पद्धति को पहली बार इसका इस्तेमाल किया गया था। INS तलवार क्या है दोस्तों, तो INS तलवार एक प्रकार से फ्रंट लाइन स्टील फ्रिगेट है। ये स्टील फ्रिगेट का मतलब क्या होता है, एक ऐसा नेवी शिप है जिसको रडार के माध्यम, सोनार के माध्यम से ट्रैक नहीं किया जा सकता। 18 जून 2003 को भारतीय नौसेना में इंडक्ट किया गया था, शामिल किया गया था, ठीक है दोस्तों। यहां पर आपका 10 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर देखो 28 मिनट में खत्म हो रहा है। आपने 28 मिनट में 10 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को कंप्लीटली पढ़ लिया। अब प्यारे साथियों RRR में आ गए हैं, जहां पे सितंबर महीने के करंट अफेयर्स का रिवीजन करेंगे। हाल ही में किस कंपनी ने, कमेंट बॉक्स पे आंसर स्टार्ट कर दीजिए, ब्रेल लिपि में भारत की पहली स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी को लॉन्च किया है। तो स्टार हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी ने यहां पे ब्रेल लिपि में भारत की सबसे पहली इंश्योरेंस पॉलिसी को लॉन्च किया। किस देश में सोशल मीडिया के उपयोग के लिए न्यूनतम आयु कानून लागू किया जाएगा, तो ऑस्ट्रेलिया ने फैसला किया है कि इतने कम के एज के बच्चे फोन का इस्तेमाल नहीं करेंगे। किस शहर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिटी डेवलप की जाएगी, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिटी हैदराबाद में डेवलप की जानी है, ऐसा फैसला किया गया है। भारत ने मानवीय सहायता के लिए कितने देशों को अभी यहां पे फूड ग्रेन्स भेजा है, तो मलावी, जाम्बिया, जिम्बाब्वे में यहां पे सूखा पड़ने की वजह से यहां पे हमने उनको भेजा है।
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने कितने लोगों को राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार सम्मानित किया है? तो 15 यहां पे 15 लोगों को फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार दिया गया है। भारत सरकार ने कितनी भाषाओं में टेक्निकल शब्दों वाली वेबसाइट लॉन्च की है? तो 22 भाषाओं वाली यहां पे 22 भाषाओं वाली टेक्निकल शब्दों की वेबसाइट लॉन्च की है। भारत सरकार के द्वारा शुरू किया गया मिशन मौसम, तो मिशन मौसम की अवधि क्या है? भारत सरकार ने जो स्टार्ट किया है, इस क्वेश्चन का आंसर आपको मुझे कमेंट बॉक्स पे देना है, ठीक है। राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय हिंदी दिवस प्यारे दोस्तों 14 सितंबर को मनाया जाता है और 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। आईआईटी दिल्ली ने किस देश में अपना सबसे पहला अंतरराष्ट्रीय परिसर खोला है? तो यूएई में सबसे पहला अंतरराष्ट्रीय परिसर खोला गया है। न्यू डेवलपमेंट बैंक का नया सदस्य देश कौन सा बना है? तो अल्जीरिया न्यू डेवलपमेंट बैंक का नया सदस्य देश यहां पे बना है। दोस्तों यहां पे हम 11 अक्टूबर 9 अक्टूबर लिखा है, 11 अक्टूबर के करंट अफेयर्स का रिवीजन करेंगे, जो करंट अफेयर कल आप सभी ने पढ़े थे। तो पहला प्रश्न है, रतन टाटा का निधन हो गया है, वह कौन थे? तो बिजनेसमैन, इंडस्ट्रियलिस्ट, जो आप कहिए, उद्योगपति आप कह सकते हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट, दोनों आप रखिए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने 13 से 19 अक्टूबर तक किस देश की यात्रा करेंगी? तो अल्जीरिया, मोरिटानिया, मलावी, इन तीनों देशों की यात्रा पर रहेंगे। 38 नंबर के राष्ट्रीय खेलों का आयोजन 2025 में किस राज्य में किया जाएगा? तो उत्तराखंड राज्य में किया जाएगा। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के नए चीफ मिनिस्टर कौन बने हैं? तो उमर अब्दुल्ला यहां पे बने हैं। साहित्य में नोबेल पुरस्कार 2024 हान कांग को प्रदान किया गया। इनका रिलेशन किस देश से? तो साउथ कोरिया से बिलोंग करती है। हरिकेन मिल्टन किस देश से टकराया है? तो अमेरिका से टकराया है हरिकेन मिल्टन। भारतीय महिला टीम ने एशियाई टेबल टेनिस में चैंपियनशिप में कौन सा मेडल जीता है? इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल यहां पे जीता है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2024 में भारत किस स्थान पर है? तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत का स्थान 105 है। दूसरा सेना कमांडर सम्मेलन 2024 का पहला चरण कहां पर आयोजित किया गया? तो गंगटोक में आयोजित किया गया। मेजर एटमॉस्फेरिक चेरेनकोव एक्सपेरिमेंट मेष वेधशाला का उद्घाटन किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में किया गया? लद्दाख में इसका आयोजन किया गया। दोस्तों यहां पे लूसेंट जीके में दिल्ली सल्तनत काल के इंपॉर्टेंट प्रश्नों को पढ़ेंगे, जो आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो यात्री इब्ने बतूता कहां से आया था? मोरक्को से आया था यात्री इब्ने बतूता। भारत में पहला तुर्क आक्रमण किसने किया था? तो महमूद गजनवी ने किया था। इनमें से कौन अपने आप को बुद्ध शिखर मूर्ति भंजक कहता है? तो मूर्ति को तोड़ने वाला महमूद गजनवी है। हिंदू शाही राज्य की राजधानी क्या थी? तो हिंदू शाही राज्य की राजधानी उद्भांडपुर ओहिंद वहिंद था। भारत में मुस्लिम राज का संस्थापक माना जाता है? तो भारत में मुस्लिम राज का संस्थापक मोहम्मद गोरी को माना जाता है। दोस्तों 12 अक्टूबर का मैं आपका टेस्ट लेने वाला हूं, आप टेस्ट के लिए तैयार हो जाइए। आइए देखते हैं आप कितना स्कोर कर पाते हैं। तो डेविस कप का संबंध किस खेल से है? तो टेनिस से संबंधित है डेविस कप। राफेल नडाल किस देश के टेनिस खिलाड़ी हैं? तो स्पेन के खिलाड़ी हैं राफेल नडाल। राफेल नडाल ने अपने करियर में कितने ग्रैंड स्लैम जीते हैं? तो 22 ग्रैंड स्लैम जीते हैं। टाटा ट्रस्ट की स्थापना कब हुई थी? तो 1919 में टाटा ट्रस्ट की स्थापना हुई थी। संजीव कुमार सिंगला किस देश पे भारत के राजदूत बने हैं? तो संजीव कुमार सिंगला यहाँ पे फ्रांस में भारत के राजदूत बनाए गए हैं। कहां पे? फ्रांस में, ठीक है। तो इतनी सारी चीजें आपने यहाँ पे जानी। एक प्रश्न है जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स पे देना है। कैमूर टाइगर रिजर्व की स्थापना किस राज्य में की जाएगी? आपको इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स पे देना है। और प्यारे साथियों, आप एक बुक जो है आप घर तक मंगवा सकते हैं। आज इसके लिए ऑफर चल रहा है। स्टैटिक जीके बुक को ऑर्डर कर सकते हैं अपने घर तक। इसमें 81 टॉपिक्स है, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और यहां पर साइंस हो गया, जितने भी टॉपिक्स से कवर किए गए। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स पे पिन किया गया, वहां से आप अपने वेबसाइट में जाकर के ऑर्डर कर लीजिएगा। 20% का ऑफ चल रहा है, फ्लैट ऑफ चल रहा है। दशहरा बिग सेल आज चल रहा है। कोड है जय श्री राम, JAISHRIRAM। तो मिलते दोस्तों नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सेशन में। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, जय भारत। आज का दिन आपका बहुत शानदार हो। इसी शुभकामना, इसी मंगल कामना के साथ क्लास को यहां पे बंद करते हैं। बाय बाय।